नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 30 जुलाई 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्नों के अभ्यास को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो डेली एडिशन पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में एजुकेशन यानी शिक्षा से है। यह जो आलेख है और इसके बाद के जो दो आलेख और हैं, ये जो तीनों आलेख हैं, इनका संबंध अभी हाल में ही आई हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। अभी कल ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और 1986 के बाद ये पहला मामला होगा जब भारत द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया जाएगा। यानी लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया है। इसी के चलते ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके तहत हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और हम इसकी कुछ प्रमुख बातों को इस रूप में देखेंगे ताकि आने वाले दिनों में जितने भी एडिटोरियल्स वगैरह आएँ तो उसके लिए आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम इसके कुछ फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि अभी हाल में ही नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की गई है जो 1986 के बाद आई है। ठीक है, यानी 34 साल बाद इसको अपनाया गया है। इस पे पहले हुआ क्या था कि इसरो के एक चीफ थे के कस्तूरी रंजन, इनके द्वारा एक ड्राफ्ट दिया गया था, एक मसौदा नीति दी गई थी, मसौदा शिक्षा नीति, जो दिसंबर 2018 में दी गई थी। इसको मई 2019 के बाद जो है सार्वजनिक किया गया था और इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, यानी जो स्कूली एजुकेशन होती है, प्रारंभिक शिक्षा स्कूली एजुकेशन, इसके बाद जो कॉलेज लेवल की जो शिक्षा होती है जिसमें हाई स्कूल इंटर ये शामिल होता है, उसके बाद फिर जो यूजी और पीजी की जो शिक्षा होती है, रिसर्च जो होता है, वह सभी जो शिक्षा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसके संबंध में इसमें रिकमेंडेशन की गई हैं। उसके संबंध में इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसके चलते आने वाले दिनों में भारत में जो शिक्षा का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बदलने जा रहा है। इसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें शिक्षा पर जो राज्य और केंद्र दोनों का जो संयुक्त खर्च है उसको बढ़ाकर जीडीपी का 6% किए जाने की बात कही गई है। वर्तमान में ये मात्र 4.43% ही है। पहली बात तो शिक्षा पर खर्च को बढ़ाने की बात। उसके बाद जो भारत में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जिसे एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता है, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कहने की बात क्या हुई कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कुछ सालों पहले कि एक उद्यमिता और कौशल मंत्रालय का गठन किया गया था। उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया था जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी गई थी कि भारत का जो मानव संसाधन है उसके विकास को सुलभ किया जाए। तो अब ये योजना अपनाई गई है कि जो मानव संसाधन या फिर कौशल विकास का जो काम है वो पूरी तरीके से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो नवीन रूप में स्थापित किया गया है उसको जो है सुपुर्द कर दिया जाए और जो शिक्षा मंत्रालय है वो केवल शिक्षा पे ध्यान दे। इसी के चलते अब इसका नाम बदल के मात्र शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा भी हाल के कोविड-19 के दौर में आपने देखा ही होगा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको जो है काफ़ी बढ़ावा मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी ये बात कही गई है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है या जो डिजिटल एजुकेशन है इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक पृथक डिजिटल इकाई की स्थापना की गई है और कुछ और अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनको हम अभी देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो स्कूली शिक्षा है उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव इस रूप में देखने को मिला है कि भारत में जो 0 से 6 वर्ष की आयु जो होती थी, जो जिसको कहा जाता था स्कूली शिक्षा से पूर्व, स्कूली शिक्षा से जो पूर्व की जो आयु होती थी उसमें जो है स्कूलिंग पे बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था। लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके तहत जो ये जो प्रारंभिक जो आयु होती है इसमें भी प्री स्कूलिंग पे बल दिया जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों का और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मत है कि जो प्रारंभिक जो बालक के जो जीवन होते हैं या बालिका का जो जीवन होता है उसमें उनका जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, लगभग 80 से 90%
जो व्यक्ति का जो दिमाग है वो इसी आयु में विकसित हो जाता है। इसलिए अगर किसी बच्चे को इसी उम्र में एक बेहतर शिक्षा देना शुरू कर दिया जाए तो वो एक बेहतर नागरिक बन के उभरेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली शिक्षा को 3 वर्ष की आयु से लेकर कक्षा 10 तक जो है विस्तारित किया गया है। और इस संबंध में जो आंगनबाड़ी हैं उनके महत्व को बढ़ाया गया है, आंगनबाड़ी जो होते हैं उनके महत्व को बढ़ाया गया है। और साथ ही जो प्ले स्कूल्स वगैरह हैं उनके भी महत्व को बढ़ाया गया है। तो आपको याद ध्यान में रखना है कि अब स्कूली शिक्षा का विस्तार करके जो प्री स्कूलिंग है, जो भारत में डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में भी आपने देखा होगा, अनुच्छेद 45, 46, ये जो प्रमुख जो प्रोविजंस हैं, इसमें जो है शिक्षा के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में जो है काफ़ी सारे प्रावधान हैं। तो उसमें भी ये बात कही गई है कि भारत में जो स्कूली शिक्षा है उसको प्री स्कूलिंग तक विस्तारित किया जाना चाहिए, जिसको अब मान लिया गया है। इसके अलावा ये शिक्षा के सार्वत्रिकरण की बात करता है। सार्वत्रिकरण का मतलब क्या हुआ? तो यूनिवर्सलाइजेशन मतलब हो गया 100% तक सबकी शिक्षा तक पहुंच। तो ये 100% तक सबकी शिक्षा तक पहुंच की बात करता है 2030 तक। इसके अलावा जो वृद्धजन हैं उनको जो है बेसिक स्कूलिंग की शिक्षा प्राप्त हो, मूलभूत साक्षरता प्राप्त हो, उनको जो है बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स आते हों, अंकीय कौशल आता हो। इसके विकास के लिए एक डेडिकेटेड मिशन जो है स्थापित किए जाने की योजना है, जिसे 2025 तक पूरा किया जाएगा। यानी एक तो बात हो गई कि जो स्कूली शिक्षा है वो स्कूली शिक्षा से लेकर पूरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, वो वाली बात कही जाने वाली है इसमें। और इसके अलावा जो इस दायरे से बाहर हो गए हैं, ठीक है, यानी हो सकता है वो 40 साल के हों, 50 साल के हों, उनकी आयु काफ़ी हो गई हो और वो स्कूल में जाने लायक ना हो, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो मिडिल एज में हों या फिर वृद्ध हों और वो अशिक्षित हों, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मूलभूत साक्षरता और अंकीय कौशल विकास के लिए जो है मिशन चलाया जाएगा, जो 2025 तक पूरा होगा। अभी इस तरीके का एक हाल में मिशन चल भी रहा है, इसको और अधिक बेहतर रूप दिया जाने की योजना है। इसके अलावा जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जब किस भाषा में शिक्षा दी जाने की बात होती है तो उसमें कक्षा 5 तक अधिकतम संभव रूप में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर बल दिया है। यानी स्टूडेंट या बच्चे की जो मातृभाषा है, जो वहाँ की डोमिनेंट लैंग्वेज है, चाहे वो स्थानीय भाषा हो सकती है या हिंदी हो सकती है, उसमें जो है शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो नवीन पाठ्यक्रम जो बनाया जाएगा, जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा, उसमें जो 21st सेंचुरी के जो कौशल्स हैं उनको शामिल किया जाएगा, जिसमें डिजिटल जो हम देख रहे हैं डिस्ट्रप्शन, जो डिजिटल युग का जो आगमन देख रहे हैं, डिजिटल युग के आगमन के तहत जो अलग अलग कौशल की आवश्यकता वर्तमान में महसूस की जा रही है, उसको जो है कक्षा 6 से ही इंट्रोड्यूस किए जाने की योजना है, जिसमें व्यक्तियों को कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी, जिसके आधार पर एप्लीकेशंस जो होते हैं मोबाइल फ़ोन में जो यूज़ होते हैं उनका विकास किया जाता है। इसके अलावा जो वोकेशनल एजुकेशन होती है, चाहे प्लम्बिंग हो सकती है, वो प्लम्बर का काम हो गया या फिर बढ़ईगिरी का काम हो गया, ठीक है, इसी तरीके की जो है टेक्नीशियन, किसी तरीके का ITI जो ट्रेनिंग होती है, जो अभी बाद में जो है 11वीं 12वीं से शुरू होती है, इसको जो है कक्षा 6 से ही प्रारंभ करने की कोशिश की गई है, ताकि व्यक्ति में सीखने के साथ कौशल भी आ सके। ठीक है, तो इसको कक्षा 6 से ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में जो क्रेमिंग सिस्टम है, जिसमें रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता है और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उन बोर्ड एग्ज़ाम को ज़्यादा सरल किया जाएगा और उनको पुनः संरचित किया जाएगा। इनको फिर से जो है रीइंट्रोड्यूस करने की बात है, इनको जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात है। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा अभी आगे हम दोबारा देखेंगे। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है, जिसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन और उससे संबंधित अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, उसमें एक नवीन कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर, केवल एक रेगुलेटर की बात कही जा रही है मेडिकल लॉ के अतिरिक्त। अभी वर्तमान में क्या होता है कि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए UGC है, AICTE है, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग है, लॉ के लिए अलग है, IIT अलग हैं, ठीक है,
NIT अलग काम करती हैं। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो हैं भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही हैं, जनरल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग जो है मानक स्थापित किए गए हैं। तो इसके लिए केवल एक रेगुलेटर हो, इसके लिए कोशिश की गई है, जिसमें मेडिकल और लॉ को अलग से रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब इसके बाद जो विश्वविद्यालय शिक्षा की जब बात की जाती है तो इसमें मुख्य रूप से जो है एक तो बात होती है यूजी की और एक बात होती है पीजी की, यानी बात हुई स्नातक परीक्षा की और बात हुई स्नातकोत्तर परीक्षा की। ठीक है, तो स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में किस तरीके का स्वरूप अपनाया जाए, इसको लेकर जो यूजी का जो प्रोग्राम है, यूजी का जो स्वरूप है, उसको ज़्यादा लोचशील बनाने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा समावेशी बनाया जाने वाला है और उसको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाने वाला है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ? मल्टी डिसिप्लिनरी के तहत यदि कोई मैथ का विद्यार्थी या कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी यदि इंग्लिश वगैरह पढ़ना चाहता है या हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहता है तो वह जो है उसको पढ़ सकता है। ठीक है, इसमें जो वर्तमान में जो अलग अलग जो विभाग होते हैं, जो विभागीय व्यवस्था देखी जाती है, जो डिसिप्लिन्स होते हैं और डिसिप्लिन्स जो हैं वो पूरी तरीके से सेपरेट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, रिजिडिटी उनमें होती है, उसको जो है हटाने की कोशिश की जा रही है और जो यूजी का जो ढांचा है उसको 3 से 4 साल का किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पीजी का जो प्रोग्राम है उसको भी ज़्यादा समावेशी बनाने की कोशिश की गई है और यह 1 से 2 साल का होगा। बाद में जो यूजी और पीजी के बाद जो एमफिल पीएचडी होता है उसमें एमफिल की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाने वाला है। ठीक है, यानी अब से एमफिल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होगा, एमफिल का जो फुल कोर्स होता है वो भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा वर्तमान में विश्वविद्यालयों में होता क्या है, तो एक तो विश्वविद्यालयों में सेंटर स्तर के विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय होते हैं, एक राज्य स्तर के विश्वविद्यालय होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय या राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों से जो जुड़े हुए विश्वविद्यालय होते हैं, जुड़े हुए जो कॉलेज होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज उनको कहा जाता है, ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो शिक्षा की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो एफिलिएशन सिस्टम जो होता है उसको अब समाप्त करने का कोशिश की जा रही है और 15 साल में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब के कस्तूरी रंजन समिति जब स्थापित हुई थी, बनी थी, और जब उसने मई 2019 में जब इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया तो उसमें हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने का जो मुद्दा था वो काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसके तहत दक्षिण के राज्यों द्वारा ये आपत्ति की गई थी कि हमें किसी भी भाषा को किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो विवादित प्रावधान था इसको अब जो है हटा दिया गया है और हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने के विवाद के संदर्भ में जो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसमें राज्यों और छात्रों को विकल्प दिया गया है कि वे उसे चाहें तो अपनाएं और ना चाहें तो अपने हिसाब से वो उसमें भाषाओं को रख सकते हैं। ठीक है, जब 3 भाषाओं की बात कही जाती है तो इसमें सामान्यतः कहा जाता था कि हिंदी, अंग्रेजी और कोई स्थानीय भाषा। ठीक है, उसमें दक्षिण भारत में तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है, या फिर झारखंड वगैरह क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर वगैरह के क्षेत्रों में जनजातीय भाषा हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें ये हो सकता है कि अगर राज्य चाहे तो कोई 2 क्षेत्रीय भाषाओं को अपना सकता है। ठीक है, कोई 2 क्षेत्रीय भाषाएं अपना ले और हिंदी को छोड़ दे। तो ऐसा हो सकता है कि झारखंड में जो है 2 क्षेत्रीय भाषाएं अपना ली जाएं और साथ में अंग्रेजी अपना ली जाए, हिंदी को ना पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हिंदी को जो अनिवार्य बनाए जाने का जो पूरा विवाद था उसको जो है शांत करने के लिए इस तरीके का विकल्प या इस तरीके की लोचशीलता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल डिवाइड जो वर्तमान में देखा जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से हैव और हैव नॉट का अंतर होता है, यानी जिसके पास है वो अच्छे से शिक्षा ले पाता है, जिसके पास नहीं है वो शिक्षा से वंचित हो जाता है। तो इसको पाटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? तो सबसे पहले तो इसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी या ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये क्या है? ये एक संस्था होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा में सीखने की क्षमता यानी लर्निंग कैपेसिटी
विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़े, लर्निंग कैपेसिटी बढ़े। जो असेसमेंट होता है, जो मूल्यांकन व्यवस्था होती है, जो शिक्षा में जो प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है, और जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से विचार विमर्श का एक माध्यम बनेगा। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्ट्रीम्स के जो लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रयोग किया जाए लर्निंग के क्षेत्र में, असेसमेंट के क्षेत्र में, प्लानिंग के क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके लिए जो है अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। और इसके आधार पर ये शिक्षा में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए कोशिश करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो शिक्षा मंत्रालय है, यानी पहले का जो MHRD है, शिक्षा मंत्रालय में एक सेपरेट यूनिट बनाई जाने वाली है, एक पृथक इकाई बनाई जाने वाली है, ताकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर, टैबलेट और वाईफाई वगैरह, ये जो पूरी अवसंरचना है, इसको कैसे स्थापित किया जाए, जो कंटेंट है उसको डिजिटली कैसे बनाया जाए, इसमें वीडियो भी हो सकते हैं, इसमें ऑडियो भी हो सकते हैं, इसमें PDF में जो सिलेबस है या PDF में जो मैटर है उसको कैसे तैयार किया जाए, कैसे जो है उसको जो दिव्यांग होते हैं उन तक उनकी पहुंच सुलभ की जाए। इन सब चीज़ों के लिए जो है एक डेडिकेटेड यूनिट, डेडिकेटेड इकाई बनाई जाने वाली है, और इसमें जो है ये क्षमता विकास के लिए कार्य भी करेगी। ठीक है, यानी डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए एक तो निकाय बनाया जाने वाला है और एक पृथक सेपरेट इकाई बनाई जाने वाली है शिक्षा मंत्रालय में। ठीक है, इसके अलावा कक्षा में, क्लास में पढ़ाने के दौरान ही तकनीक किस तरीके से समावेशित हो, जो लर्निंग जो प्रोसेस होती है, लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए, इसके लिए अध्यापकों को तकनीक में सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, वर्तमान में क्या देखा जा रहा है कि हमने डिजिटल एजुकेशन को तो अपना लिया है, लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो अध्यापक हैं, वो डिजिटल अनेबल्ड नहीं हैं, यानी उनको PPT वगैरह बनाना नहीं आता, उनको वाईफाई वगैरह का प्रयोग अच्छे से करना नहीं आता, उनको जो है जो अलग अलग तरीके के ऐप्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, उन ऐप्स को यूज़ करना नहीं आता। इसके चलते वो बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से ऑनलाइन शिक्षा को नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आने वाले समय में जो अध्यापक आएँ, या जो वर्तमान में जो यंग अध्यापक हैं, या जो सीखने के लिए तैयार जो अध्यापक हैं, उनको तकनीक में सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने की भी योजना बनाई गई है, ताकि डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा सके। ठीक है, अब कुछ और बातें देख लेते हैं। तो इसमें जो शिक्षण के बारे में, जो स्टूडेंट्स, जो ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाने के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी किसी ने B.Ed कर लिया, M.Ed कर लिया, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए, अगर वो स्कूली शिक्षा में पढ़ाना चाहते हैं या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, तो 2030 में यह अनिवार्य किया जाएगा कि किसी भी विद्यार्थी के लिए अगर शिक्षण के लिए उसे अपना करियर बनाना है, तो उसकी मूलभूत योग्यता ये होगी कि वो 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री का कोर्स करे। यानी होगा क्या कि UG के साथ ही 1 साल का कोर्स जोड़ के इसको इंटीग्रेटेड B.Ed के रूप में डेवलप किया जाएगा, और कई जगह ये अभी काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से चल भी रहा है। ठीक है, यानी कक्षा 12 के बाद ही जो है बहुत सारे विद्यार्थी अपने को शिक्षा के रूप में तैयार करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, जिसके तहत वो 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, EBC, ठीक है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसमें निजी संस्थाओं को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, और विशेषकर जो निजी संस्थाओं में जो प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल एजुकेशन, इसको बढ़ावा देने के लिए जो अभी वर्तमान में बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह हैं, उनको जो है स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा संस्थान है TIFR, ठीक है, तो TIFR एक काफ़ी बड़ा संस्थान है, इसको स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया जाएगा। बहुत सारी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एम्स हो गया, तो एम्स यूनिवर्सिटी है तो उसको विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जा सकता है। लीगल और जो प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी हैं, जो लीगल और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के तहत जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, उनकी भी स्थापना की जाएगी, और इसमें कोशिश ये की जाएगी कि मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थाओं पे बल दिया जाए। यानी
जो भी यूनिवर्सिटी बने, जो भी संस्था बने, वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम हो। जैसे कि एम्स है, तो एम्स में बायोटेक्नोलॉजी पे भी काम हो, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे भी काम हो, ठीक है, इसमें जो है इंजीनियरिंग के अलग अलग पक्षों पे भी काम हो, और साथ ही जो है सोशल साइंसेज से भी इसका जुड़ाव हो, ताकि जो मेडिकल एथिक्स की जब बात आती है तो व्यक्ति जो है डॉक्टर होने के साथ अपने एथिक्स के लेवल को भी समझे। ठीक है, अब इसमें बोर्ड एग्जाम की जो हम बात कर रहे थे उसको भी देख लेते हैं। तो कक्षा 10 और 12 के जो बोर्ड एग्जाम है उनको ज़्यादा सरल बनाया जाएगा, जिसमें इस बात पे बल नहीं दिया जाएगा कि व्यक्ति को कितना याद है या कितना वो रट सकता है, बल्कि इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि उसकी बेसिक कॉम्पिटेंसी क्या है, उसकी मूल क्षमता क्या है। इसके तहत जो विद्यार्थी होंगे उनको 2 बार एग्ज़ाम देने की छूट होगी, जिसमें वो किसी भी एग्ज़ाम में 2 बार एग्ज़ाम में जिसमें उनके अच्छे नंबर आए उसको अपने फाइनल मार्कशीट में जुड़वा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये बोर्ड एग्ज़ाम का जो पूरा सिस्टम है इसको बदलने की कोशिश की जा रही है, इसको जो है रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें इसको मॉड्यूल या सेमेस्टर बेस किया जा सकता है, इसको जो है कठिनता के लेवल पे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आसान, थोड़ा सा मीडियम, ठीक है, कठिन, इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव व लिखित रूप में भी बनाया जा सकता है। यानी अलग अलग जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों के पास काफ़ी स्वायत्ता होती है कि वो किस प्रकार से अपनी एजुकेशन सिस्टम है उसको डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जो जब प्रशासन के बारे में बात आती है, ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय स्तर पे जो है एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, हायर एजुकेशन अथॉरिटी। ठीक है, उसी तरीके से स्कूली लेवल पर भी जो है एक अथॉरिटी बनाई जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रशासन में एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, ताकि जो निजी क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं, उनकी बेहतर रैंकिंग की जा सके। ठीक है, इनके लिए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनाया जाएगा। जैसे कि अभी आपको पता होगा, अभी जो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनको जो है एक्रीडेट किया जाता है। एक्रीडेट का मतलब क्या हो गया कि उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, उनको जो है रैंकिंग दी जाती है। इसी तरीके से विश्वविद्यालय के समान ही स्कूलों को भी अब रैंकिंग दिए जाने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाएगा, और इसके लिए एक नवीन मूल्यांकन फ्रेमवर्क, एक्रीडेशन फ्रेमवर्क की स्थापना की जाने वाली है। ठीक है, हायर एजुकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टैंड अलोन जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, उच्च शिक्षा में एक नवीन कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर की स्थापना की जाने वाली है, और इस तरीके का एक बिल भी जो है पेश किया गया था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, अभी ये प्रावधान में है, अभी चल रहा है, ये पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए क्या किया जाने वाला है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रॉप आउट छात्र हैं उनके लिए विशिष्ट प्रयास किया जाएगा, जिसमें जो है उनके लिए ब्रिज कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, ब्रिज कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा यूजी या पीजी लेवल पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी वो कभी भी चाहें तो एंटर कर सकते हैं, कभी भी चाहें बाहर निकल सकते हैं और अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वो किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त किए गए जो मार्क्स हैं या उनके द्वारा जो प्राप्त किए गए जो क्रेडिट्स हैं उनको रखा जाएगा, और इस आधार पर वो दूसरे कॉलेजेस वगैरह में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान जो नामांकन दर है, एनरोलमेंट रेशियो है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाने वाली है, जिसमें जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, सकल नामांकन दर, उसको जो है 2035 तक 50% करना जो है किया जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में मात्र 26% है। इसके तहत 3.5 करोड़ नई सीट्स भी लाई जाएंगी। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात के तहत क्या होता है, इसके तहत ये माना जाता है, इसके तहत ये अनुमान लगाया जाता है या गणना की जाती है कि यदि कोई बच्चा या बच्ची स्कूल में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, किसी ने मान लीजिए स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है, स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो उसमें से कितने बच्चे कॉलेज लेवल की शिक्षा तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे GER होता है। यानी मान लीजिए अगर 100 स्कूल में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया और उसमें से 30 बच्चे ही जो है वो कॉलेज लेवल की एजुकेशन तक पहुँचे, तो इसका मतलब हुआ कि भारत में GER कितना हो गया, 30%। वर्तमान में कितना है, 26.30%। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 बच्चे जो स्कूली शिक्षा में
में भाग ले रहे हैं उसमें से मात्र 26 बच्चे ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाते हैं, अपनी शिक्षा पूर्ण करके कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है, ताकि 50%, 100 में से 50 बच्चे जो हैं वो कॉलेज तक पहुंच सकें। और इसमें एक बड़ी जो संख्या है वो बालिकाओं की है। ठीक है, बालिकाएं जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट देखा जाता है, जिसको दूर किए जाने के लिए बहुत सारी पहले की जाने वाली हैं। ठीक है, इसके तहत जो 2 करोड़ जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, इनको शिक्षा में वापस लाया जाएगा। इसके लिए उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जिसके तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसको बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ज़िले हैं, और या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसके तहत उनको शिक्षा के स्तर पे आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसी तरीके से स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाने वाला है। इसके अलावा लैंगिक संवेदनशीलता, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में जो ड्रॉप आउट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, विशेषकर बालिकाओं का। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बालिकाओं में कम करने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड, यानी लिंग समावेशी फंड जो है स्थापित किया जाएगा, जिसमें बालिकाएं और ट्रांसजेंडर को बढ़ावा देने के लिए पृथक फंड बनाया जाएगा। इसके तहत जो स्कूल या कॉलेजेस हैं उसमें सैनिटेशन और टॉयलेट्स का ध्यान रखा जाएगा, उनको जो है साइकिल वगैरह दी जाएगी, और उनको कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र क्या हुआ, तो उसमें हो सकता है कि ये प्रावधान किया जाए कि अगर आपको 75% आपकी अटेंडेंस रहती है तो इतना पैसा मिलेगा, अगर जो है आप 8वीं तक आ जाते हैं तो इतना पैसा मिलेगा, आप 10वीं में आ जाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। इस तरीके से जो है कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो है कुछ हमने प्रमुख बातें देखी नेशनल एजुकेशन सिस्टम के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। इसमें अभी आगे और भी आर्टिकल आएंगे जिस पे हम अप्रोप्रिएटली चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 एडिटोरियल से लिया गया है, जिसका संबंध सिक्योरिटी से है, जीएस पेपर 3 में। ठीक है, इसके अलावा एक और आर्टिकल है शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड, इसका संबंध भी साइबर सिक्योरिटी से है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। तो इन दोनों आर्टिकल्स को जो है हम साथ मिला के देखने जाने वाले हैं, साथ मिलके हम देखेंगे। ठीक है, इसका संदर्भ क्या है, तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए। इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में क्या देखा जा रहा है कि एक तो कोविड-19 का दौर है। ठीक है, कोविड-19 के दौर में अधिकांश जो जनसंख्या है वो ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन होने के चलते शिक्षा हो, चाहे आर्थिक प्रक्रिया हो, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया हो, हर क्षेत्र में जो है भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन भागीदारी बढ़ने के साथ ही जो साइबर सुरक्षा है, ठीक है, साइबर सुरक्षा, इसके मसले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखने की ज़रूरत है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया है और क्या किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी क्या स्थिति है, वो क्या किया जाना चाहिए, यही जो है इन दोनों आर्टिकल्स में है। और विशेषकर जो पहला वाला जो आर्टिकल है इस मामले में काफ़ी तथ्यात्मक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके की स्थिति है, इसको साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें काफ़ी बेहतर दिखाया गया है, जिसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि वर्तमान कोविड-19 का जो दौर है उसमें साइबर स्पेस का विस्तार हुआ है। ठीक है, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ी हैं। ठीक है, तो इसको आंकड़ों से कैसे बताएंगे, तो आंकड़े में यह है कि भाई एप्पल हो गया, एप्पल जो कंपनी है, अमेज़ॉन जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने जो कोविड-19 का टाइम है उसमें काफ़ी बेहतर प्रगति की है, काफ़ी अपने आप को आगे बढ़ाया है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे साइबर अटैक भी देखे गए हैं, जिसमें कुछ आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, तो अप्रैल 2020 में पहले ही हफ्ते में, यानी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में ही हर रोज लगभग 18 मिलियन से ज़्यादा मालवेयर और फिशिंग अटैक हुए हैं। ठीक है, मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर का फुल फॉर्म होता है
मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा कमांड आपको दी जाएगी जो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जो आपके पूरा डेटा को हैक कर लेगा, ठीक है, या आपके पूरे कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाने लगेगा और आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो चुरा लेगा। फिशिंग अटैक में क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है आपको फांसना। तो आपको जो है एल्योर करता है, आपको जो है आकर्षित करेगा कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जीत गए हैं, ठीक है, या फिर आपको 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, या फिर जो है आपको यूएस की ट्रिप मिल गई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस पे बस क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए। तो जैसे ही व्यक्ति जो है उस लिंक पे क्लिक करता है, वैसे ही जो है उसका जो कंप्यूटर है वो पूरा हैक हो जाता है, ठीक है। तो फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग के तहत आपको फांसने की कोशिश की जाती है। तो आंकड़ा क्या कहता है कि अप्रैल माह के पहले हफ्ते में ही प्रतिदिन 18 मिलियन से ज़्यादा मामले आए हैं मालवेयर और फिशिंग अटैक के। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहा जाता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर का मतलब क्या हुआ? रैनसमवेयर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंप्यूटर है उसको हैक कर लिया जाएगा, आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाएगा और फिर इसको सही करने के बदले आपसे पैसा मांगा जाएगा। रैनसम मतलब क्या होता है? आपसे आपसे वो मांगना, आपसे जो है जैसे अपहरण करने के बाद फिरौती मांगी जाती है, उसी तरीके से ऑनलाइन आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाएगा, उसके बाद आपसे फिरौती मांगी जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे केस देखे गए हैं जिसमें कैलिफोर्निया में एक रैनसमवेयर के द्वारा लगभग $1 मिलियन जो है इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डेली जो कोविड से रिलेटेड जो मैसेज आ रहे हैं वो स्पैम वेयर के रूप में देखे गए हैं, जिसमें पूरा आपका जो फोल्डर है ईमेल वगैरह का वो स्पैम से भर जाता है। तो 240 मिलियन से ज़्यादा जो है डेली मैसेजेस हो रहे हैं। जो ट्विटर में अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ट्विटर में बहुत सारे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया। तो ट्विटर हैकरों द्वारा जो है 1,20,000 से ज़्यादा डॉलर इकट्ठे किए गए हैं मात्र ट्विटर अकाउंट्स को हैक करके, ठीक है। तो कहने की बात ये हुई कि साइबर स्पेस का विस्तार हो रहा है, लेकिन साइबर सुरक्षा चिंताएं भी हैं। अब इसमें ना केवल नॉन स्टेट एक्टर यानी राज्य की परिधि से बाहर के लोग शामिल हैं, बल्कि स्टेट एक्टर्स भी शामिल हैं। और बहुत सारे देशों ने ये आरोप लगाया है कि बहुत सारे अन्य देश जो हैं उनकी उनकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर हमने बात किया था कुछ दिन पहले। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मान लीजिए उसका आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ठीक है, इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रेलवे हो गया। तो कई राज्यों ने आरोप लगाया है कि जैसे कि चीन पर आरोप लगाया गया है, या फिर रूस पे आरोप लगाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है चीन पर आरोप लगाया कि वो जो है उसके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चीन के बीच टेक्नोलॉजिकल वॉर के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी जो है हुआवे कंपनी के द्वारा जो लाई गई है उस पर जो है अमेरिका ने चीन प्रतिबंध लगाया है। भारत ने जो है बहुत सारे चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे, संप्रभुता के नाम पे, निजता के उल्लंघन के नाम पे। तो कहने की बात क्या हुई कि बहुत सारी साइबर सुरक्षा चिंताएं हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो लेखक हैं उनका ये मत है कि जिस तरीके से साइबर स्पेस बढ़ रहा है उसी के संदर्भ में आवश्यक हो चला है कि जो वैश्विक जो साइबर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी पूरी दुनिया में जो साइबर स्पेस है वो कैसे काम करता है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, ठीक है। और जब तक इसको बेहतर नहीं समझेंगे तब तक जो है आप इसको नहीं बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में समझा क्या जाता है? वर्तमान में ये समझा जाता है कि जो साइबर स्पेस है वो एक सीमा विहीन क्षेत्र है। सीमा विहीन क्षेत्र मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से ग्लोबल विलेज जैसी बन गई है, ठीक है, ग्लोबल विलेज बन गई है और हमें जो है बहुत ज़्यादा बंधनों में नहीं बांधा गया है। लेकिन लेखक का मत यह है कि जो हमारी जो ग्लोबल कॉमन्स की जो अवधारणा है, जिसमें जो है पूरे विश्व के जो संसाधन हैं वो हमारे डिस्पोजल में हैं, यानी पूरे विश्व के जो हित हैं या पूरे विश्व के जो संसाधन हैं वो सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, विशेषकर साइबर स्पेस के क्षेत्र में। तो लेखक का मत ये है कि ये जो अवधारणा है भ्रमित करने वाली है। क्यों क्यों भ्रमित करने वाली है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कनेक्टिविटी होती है, यानी आप इंटरनेट को जिससे जोड़ेंगे वो फिजिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें वाईफाई भी हो सकता है, जिसमें ब्रॉडबैंड भी हो सकता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो अगर मोबाइल फ़ोन से आप चला रहे हैं तो उसके लिए टावर्स चाहिए, अगर वाईफाई से चला रहे हैं तो वाईफाई राउटर चाहिए, अगर आप ब्रॉडबैंड वगैरह चला रहे हैं तो उसके लिए भी तार चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं भौतिक अवसंरचना से जुड़ी होती हैं, जो नेशनल
कंट्रोल में होता है। ठीक है, यानी अगर कोई राष्ट्र चाहे तो आपको इंटरनेट की पहुंच से बहुत आसानी से दूर कर सकता है, जिसको इंटरनेट शटडाउन कहा जाता है। ठीक है, भारत में या विश्व में ये काफ़ी बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके चलते होता क्या है कि हम ग्लोबल कॉमन्स की बात करते हैं, सीमा विहीन साइबर स्पेस की बात करते हैं, इसके बावजूद जो है उन पे जो ग्लोबल कॉमन्स है उस पे राष्ट्रीय नियंत्रण होता है, सीमा का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य जो है अपने अपने कानून उसमें लगाते हैं, जिससे बहुत बार समस्या हो जाती है, जैसे कि आईटी एक्ट वगैरह है। ठीक है, इसके माध्यम से बहुत सारे रोक लगाई गई हैं। इसमें हम बहुत सारे भागीदारों को भी देखते हैं। भागीदार का मतलब क्या हुआ कि एक तो निजी प्राइवेट प्लेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, सीमेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। साथ ही सरकारें हैं जो अपने अपने नियम कानून लगा रही हैं। साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं, यानी जो राज्य में शामिल नहीं है। इसमें हैकर वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, हैकर्स। तो हैकर्स क्या करेंगे, सबका उद्देश्य अलग है। सरकार चाह रही है कि हम रेगुलेट करें, प्राइवेट सेक्टर चाह रहा है कि हम जो है साइबर स्पेस का फ़ायदा उठा के पैसा कमा लें। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर बहुत सारे हैकर्स वगैरह चाहते हैं कि हम भी जो है कंप्यूटर को हैक करके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लें। और इसके चलते साइबर स्पेस जो है दोहरे उपयोग के रूप में देखा जा रहा है, यानी डबल यूज़ है। डबल यूज़ का मतलब क्या हुआ कि हम जो है इसका प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी रचनात्मक प्रयोग भी है और विध्वंसात्मक प्रयोग भी है। तो रचनात्मक और विध्वंसात्मकता दोनों जो है समान रूप से देखी जा रही है। इसी के चलते हुआ क्या है कि कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो सीमा विहीन साइबर स्पेस है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन WHO के समान वैश्विक स्तर पे कोई भी संस्था नहीं है। ठीक है, जैसे कि WHO हो गया, हेल्थ के क्षेत्र में रेगुलेट करता है, कल्चर के क्षेत्र में यूनेस्को हो गया। ठीक है, श्रम के क्षेत्र में ILO हो गया, व्यापार के क्षेत्र में WTO हो गया। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन साइबर स्पेस के क्षेत्र में ऐसी कोई भी एक सिंगल एंटिटी नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि हाँ ये जो एंटिटी है वो साइबर स्पेस को रेगुलेट करेगी। इसके चलते जो है अलग अलग देश, अलग अलग सरकारें अपने हिसाब से कार्य करते हैं, जो सीमा विहीन साइबर स्पेस की अवधारणा को जो है भ्रमित कर देता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होता। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय विमानन के इतिहास के बारे में देखा जाए तो 98 में रूस के द्वारा जो है ICT जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको जो है रेगुलेट करने का मामला UN में उठाया गया। इसके बाद UN में क्या हुआ कि UN में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना हुई। एक को कहा जाता है ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स, यानी ऐसे एक्सपर्ट जो सरकारी सदस्य हैं और वो जो है मिलकर जो है साइबर स्पेस का रेगुलेट करेंगे। तो 2-2 साल की अवधि में, 2-2 साल इनकी अवधि थी और इनकी सदस्यता सीमित थी। 2-2 साल की अवधि में जो है ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स की स्थापना की गई और इनके द्वारा जो है साइबर स्पेस को विनियमित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा 2019 में क्या हुआ कि एक और संस्था स्थापित हुई जिसको कहा जाता है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप 2019 में स्थापित हुई। यह सभी के लिए खुली थी, अनलाइक जीजीई क्या था? सीमित भागीदारी थी। तो ये सबके लिए खुली थी, जिसके चलते 100 से ज़्यादा देशों ने इसमें भागीदारी की। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा ये थी कि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल ही नहीं किया गया, जैसे कि इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट का कैसे प्रशासन हो, उसका विकास में कैसे यूज़ हो, जो एस्पियोनेज के खतरे हैं, जो एक राज्य दूसरे राज्य पर जासूसी करता है, इसको कैसे दूर किया जाए, जो डिजिटल प्राइवेसी से संबंधित जो काम है उनको कैसे किया जाए। इसके अलावा आतंकवाद और अपराध काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पे चर्चा भी हुई, लेकिन विस्तार से और डेडिकेटेड चर्चा का इसमें अभाव था। यानी कहने की बात क्या हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास तो बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, जीजीई के रूप में, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप के रूप में, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। ये इसकी बहुत बड़ी सीमा है। ठीक है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या फिर जो यूएन का चार्टर है, उसको जो है साइबर स्पेस में किस तरीके से, साइबर स्पेस में उसको किस तरीके से लागू करें, इस पे भी राष्ट्रों में कोई सहमति नहीं है। ठीक है, इसके चलते हुआ क्या कि 2015 में एक और जो है नियम आए, नियम कानून, जिसको कहा जाता है वॉलंटरी नॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर। यानी साइबर स्पेस में अगर किसी राज्य को व्यवहार करना है तो उसको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए वॉलंटरी नॉर्म्स आए। वॉलंटरी नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि ये राज्य के ऊपर है, उसे माने या ना माने, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है।
ठीक है। इसके चलते हुआ क्या कि अभी भी साइबर स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर देश अपने हिसाब से कार्य करता है और कोई भी ऐसा नॉर्म या कोई भी ऐसी संस्था वगैरह नहीं है जो बाउंडेशन के रूप में जो है साइबर स्पेस को रेगुलेट करे, ठीक है। अब इसके चलते हुआ क्या है कि एक तो साइबर स्पेस जो है खुला छूट गया जिसमें लोग जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि खुद साइबर स्पेस का जो क्षेत्र है वो बहुत सारी समस्याओं को लेके आ रहा है, ठीक है। क्या समस्या है? तो साइबर स्पेस के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये देखी जाती है कि जो साइबर स्पेस है वो बहुत तेजी से विकास करता है, ठीक है। जिसमें जब तक व्यक्ति नीति निर्धारित करता है उससे पहले ही नई तकनीक आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए 2G के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए, जब तक 2G के बारे में दिशा निर्देश आएंगे तब तक 3G आ जाएगा, फिर 4G आ जाएगा, ठीक है। अब 5G आने वाला है। इसका मतलब हुआ कि जब तक व्यक्ति 2 से 3 पे पहुंचेगा तब तक व्यक्ति 5G पे आ गया। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है नई नई तकनीकें लगातार आती जा रही हैं और वो जो है रेगुलेट करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल आप बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी के रूप में देख सकते हैं, जिसमें बहुत लंबे समय तक जो है बिटकॉइन चर्चा में रहे, बिटकॉइन जो है यूज़ होते रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे इनको रेगुलेट नहीं किया गया, ठीक है। इससे होता क्या है कि एक तो डिजिटल डिवाइड की समस्या होती है, जिसके पास तकनीक तक पहुंच है वो ज़्यादा आगे निकल जाता है, जिसके पास का तकनीक के पहुंच नहीं है वो पीछे रह जाता है। इससे हैव और हैव नॉट इसकी समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी जिसके पास है हैव, जिसके पास नहीं है हैव नॉट, ठीक है। तो बुर्जो और सर्वहारा ये जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट है मार्क्सवाद के, उसी तरीके से इसमें भी हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। इससे जो है चूंकि रेगुलेशन का अभाव है इसके चलते बहुत सारे अपराध और संघर्ष देखे जाते हैं। जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा जाता है कि इसमें एनोनिमिटी होती है, इसमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। इसके चलते होता क्या है कि इसका प्रयोग जो है अपराधों के लिए हो रहा है, इसका प्रयोग जो है टेररिस्ट फंडिंग के लिए हो रहा है, इसका प्रयोग जो है ड्रग्स के लेन देन के लिए हो रहा है, ठीक है। संघर्षों में इसका प्रयोग हो रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देखा जा रहा है जिसको कहा जाता है डेटा संप्रभुता। डेटा संप्रभुता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का जो डेटा है, जैसे कि मान लीजिए भारत का डेटा है, ठीक है। अभी जो भारत का डेटा है तो वर्तमान में मांग की जा रही है कि भारत के डेटा को भारत में ही रखा जाए, यानी भारत के डेटा पे केवल भारत का ही हक। इसको क्या कहा जाता है? डेटा संप्रभुता का प्रश्न। और इसके चलते कहते क्या है कि मान लीजिए गूगल कोई कंपनी है, मान लीजिए अमेजोन कोई कंपनी है, ठीक है। तो इन कंपनियों से कहा जाता है कि भारत के डेटा को आप भारत में ही स्टोर करें, यानी सर्वर को जो है आप अमेरिका में ना रखें, सर्वर को आप चीन में ना रखें, इसको तो आप भारत को भारत में ही रखें। तो इससे होता क्या है कि डेटा तो भारत में बच जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे विश्व को जोड़ने की, तो अगर अलग अलग देशों में अलग अलग सर्वर रख दिए जाएंगे तो इसमें जुड़ाव कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटिज्म है, जो अलगाव की भावना है वो पैदा होती है, जिसके चलते कई नवीन प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ठीक है। अगर भारत में इसकी स्थिति को देखें तो भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो साइबर स्पेस में काम करती है, इसको कहा जाता है सर्ट इन, ठीक है। सर्ट इन, सर्ट इन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी किसी भी तरीके की इमरजेंसी हुई तो सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करेगा? तो सर्ट इन रिस्पॉन्स करेगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो GGE बनी हुई हैं, जो 6 बनी, 6 में से 5 में भागीदारी की भारत द्वारा। OEWG यानी ये ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, इसमें भी भागीदारी की गई है। इसके अलावा भारत संघाई सहयोग संगठन का अंग रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाने की वकालत की गई है, ठीक है। यानी भारत ने कई क्षेत्रों में प्रयास किया है, ठीक। इसके अलावा क्राइस्ट चर्च कॉल, ये एक महत्वपूर्ण एक संगठन है या ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहल है, इसकी सदस्यता ली है। ये क्राइस्ट चर्च कॉल कब स्थापित हुआ था? तो आपको याद होगा न्यूजीलैंड में जो है कुछ समय पहले, न्यूजीलैंड में जो है कुछ समय पहले एक मस्जिद में न्यूजीलैंड में जो है चर्च में जो है हमला हुआ था, ठीक है। चर्च में हमला हुआ था। इसके बाद ही जो है आतंकवाद को रोकने के लिए या फिर सोशल मीडिया का प्रयोग आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए ना किया जाए, इसके लिए एक पहल की गई जिसको कहा जाता है क्राइस्ट चर्च कॉल। क्राइस्ट चर्च कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड में है। तो क्राइस्ट चर्च कॉल की सदस्यता भारत ने ले रखी है ताकि सोशल मीडिया का प्रयोग आतंकवाद चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए ना हो,
ठीक है। यानी कहने की बात तो यह है कि बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी चीज़ें और करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? तो सबसे पहली तो बात यही है कि भारत में या विश्व स्तर पे हर देश के पास एक बेहतर डेटा सुरक्षा कानून हो। ठीक है, हमने इस पे पहले ही बात की है। अभी हाल में ही जो है निजी सुरक्षा को लेकर, निजी डेटा को लेकर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक भारत में पेंडिंग है। इसके अलावा जो नॉन पर्सनल डेटा है, नॉन पर्सनल डेटा, इसको लेकर भी जो है कृष्ण गोपाला कृष्णन की जो है समिति स्थापित की गई है। ठीक है। निजी डेटा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका है, जिसमें 2017 में उसने कहा कि निजता जो है वो मूल अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा इसमें श्री कृष्णा आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है। तो ये कुछ पहले हैं जो आप याद रख सकते हैं डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कन्वेंशन है जो इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है? तो ये काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन की एक पहल है जिसके तहत साइबर सुरक्षा के बारे में बहुत सारे नियम निर्धारित किए गए हैं। तो अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं या राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन को जो है भारत द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक पहल की है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड। ठीक है। इसके अलावा सीमंस एक कंपनी है, उसने पहल की है चार्टर ऑफ ट्रस्ट। इसमें ये बात कही जाती है कि हमें बहुआयामी दृष्टिकोण या मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे कि पेरिस कॉल। पेरिस कॉल क्या है? तो साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली एक पहल है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो जन सामान्य है वो साइबर स्पेस के विविध आयामों को समझे, क्योंकि व्यक्ति जो है साइबर स्पेस को जब तक नहीं समझेगा तब तक वो उससे बेहतर डील नहीं कर सकता। इसमें जैसे कि मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर है, रैनसमवेयर है, ठीक है, इसी तरीके के स्पैम है, फिशिंग है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या चीज़ क्या हो सकती है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, डेटा क्या होता है, डेटा सुरक्षा कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें जन सामान्य को पता होनी चाहिए। यही कारण है कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि साइबर स्पेस को इस एक्सपर्ट्स तक ही छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाल में बहुत सारे विवाद देखे जा रहे हैं, जैसे कि 5G नेटवर्क का विवाद है। उसके चलते हमें दीर्घकालिक रणनीतिक सोच की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके के विवादों को या इस तरीके का जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो कानून है उनको बेहतर रूप से लागू कर सके। इसके अलावा भारत जो है बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, ये संगठन है कुछ, इनका भाग है। इसमें भी जो है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित पहल हो सकती है, जैसे कि वासेनार अरेंजमेंट, ये एक संस्था है, MTCR एक संस्था है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें भी जो है सर्विलांस टेक्निक हो गई या फिर साइबर सुरक्षा से संबंधित जो तकनीक है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये भी जो है एडिटोरियल पेज से है, जिसका संबंध एनवायरनमेंट से है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें वर्तमान में जो कोविड-19 का जो दौर है और जो समय समय पर बहुत सारी जो बीमारियां उत्थित होती रहती हैं, उसके पीछे, इन बीमारियों के उद्भव के पीछे कारण क्या खोजा गया है? तो जैव विविधता का क्षरण। तो ये जो आर्टिकल है वो इस बात की वकालत करता है कि किस तरीके से अगर जैव विविधता को उत्थित किया जाए तो कोविड-19 से निपटा जा सकता है। ठीक है। क्या कहते हैं? तो इसका संदर्भ क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ये कह रहे हैं कि जैव विविधता जो ह्रास जिस तरीके से हो रही है उसका सीधा संबंध बढ़ती बीमारियों से है। ठीक है। जैसे कि ये बताते हैं कि इबोला आया, ठीक है, उसका संबंध भी इसी तरीके से था। बर्ड फ्लू है, सार्स है, निपाह है, ये सारे के सारे जो वायरस अटैक हुए हैं या बीमारियों के अटैक हुए हैं उनका संबंध यही है कि व्यक्ति जो है जैव विविधता ह्रास कर रहा है, जंगल काट रहा है, जंतुओं को मार रहा है। ठीक है। कृषि भूमि और वनों को, कृषि भूमि के लिए वो वनों को साफ कर रहा है। इससे जो जैव विविधता है वो आवासन संकुचित होने की समस्या से ग्रस्त है, यानी उनके घर जो है खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जंतु जो है मानव से संपर्क कर रहे हैं। और जब जो है नवीन जो वन्य जंतु हैं मानव से संपर्क करते हैं तो नए नए वायरस जो है मानव में आ जाते हैं। ठीक है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल कोविड-19 है, जो वुहान से शुरू हुआ, चीन से, और इसके संबंध में जो है अब तक पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है कि किस जंतु से ये मानव में आया। ठीक है। इसमें दो अनुमान लगाए जाते हैं। एक तो कहा जाता है कि चमगादड़ से मानव पे आया, ठीक है, व्यक्ति ने या तो चमगादड़ का मांस खाया है, चमगादड़ ने व्यक्ति को काट लिया।
या फिर ये चमगादड़ से पहले पेंगोलिन जीव में आया और फिर मानव में आया। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे जो वाइल्ड मार्केट्स हैं, जिसमें जो है वन्य जीवों को मार के खाया जाता है, वन्य जीव बाजार, या फिर वन्य जीवों का अवैध व्यापार किया जाता है, उससे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति जंतुओं से संपर्क करता है। ठीक है, यानी एक तो व्यक्ति उनके घरों को तोड़ रहा है, व्यक्ति वनों को साफ कर रहा है, दूसरा क्या है कि उनका अवैध व्यापार हो रहा है, उनको खाया जा रहा है। इसके चलते मानव लगातार उनके संपर्क में आ रहा है, जिससे बहुत सारे वायरस, बीमारियां फैल रही हैं, इबोला, बर्ड फ्लू, सार्स, निपाह, कोविड आदि। ठीक है, अब लेखक का ये तर्क है कि जो वन्य जीव बाजार हैं या वन्य जीवों का अवैध व्यापार है, ये एक संगठित अपराध के रूप में विकसित होने लगा है और इसमें अवैध शिकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि व्यक्ति द्वारा क्या किया जा रहा है कि व्यक्ति द्वारा अपने खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए गेहूं उपजाना चाहते हैं हम। ठीक है, हम जो है चावल उपजाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए हो क्या रहा है कि हम बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही तरीके की फसल उपजाते हैं। इससे मोनोकल्चर को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ आवास का नष्ट होता है, जो जैव विविधता ह्रास को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे अध्ययन हुए हैं जिसका इस लेख में हवाला दिया गया है, जैसे कि पूर्वी हिमालय में बड़े पैमाने पर अवैध निर्यात और व्यापार की बात कही जा रही है, जिसमें पेंगोलिन का शिकार होता है, एशियाटिक काला भालू का शिकार होता है, गेंडे का शिकार होता है, और इनके जो अंग हैं उनका व्यापार अवैध रूप से किया जाता है चीन में, वियतनाम में और लाओस में। ठीक है, इसके लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती हैं उसमें इनका यूज़ होता है, जिसमें माना जाता है कि इनके जो अंग हैं उनका विविध रूपों में उपयोग है और मानव इसका उपयोग करने के लिए इनका अवैध व्यापार करता है। अभी हाल की बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लॉकडाउन के दौरान ये जो है इस तरीके की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा एक अध्ययन किया है IPBES ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डाइवर्सिटी एंड सर्विसेज। ये एक रिपोर्ट है एक संस्था की, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड सर्विसेज। इसमें बताया गया है वही बात जो हमने आपको बताई, किस तरीके से लोग जो हैं अपने प्राकृतिक आवासों में अतिक्रमण कर रहे हैं, जो जैव विविधता को ह्रास कर रहा है और वायरस को जंतुओं से मानव तक ला रहा है। ठीक है, यही कारण है कि जो लेखक हैं वो तर्क देते हैं कि जैव विविधता को एक संयुक्त विरासत के रूप में देखी जाने की ज़रूरत है और प्राकृतिक जो हमें पूंजी प्राप्त हुई है उसके संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि क्या कारण है और क्या करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए पहले क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, यानी क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में बात कही गई है, बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में बात कही गई है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमें प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों के पुनर्निर्धारण की जरूरत है। ठीक है, ये काट दीजिएगा, प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए, जिसमें मानव द्वारा प्रकृति को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हम केवल इनका शोषण करेंगे। ठीक है, इसमें राष्ट्रों द्वारा जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2050 एक विजन है, उसको साकार करने की जरूरत है, जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्यता यानी हार्मनी में रहने की आवश्यकता है। इसमें एक अप्रोच काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको कहा जाता है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि सभी के लिए एक दृष्टिकोण, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो जंगली जंतु हो, चाहे वो घरेलू जंतु हो, चाहे वो पर्यावरण है। यानी अगर किसी के स्वस्थ रहने की बात कही जाएगी तो वो सब के लिए समान होना चाहिए। यानी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो जंतु के लिए भी कहे कि वो भी स्वस्थ रहना चाहिए, घरेलू जंतु भी स्वस्थ रहना चाहिए और पर्यावरण भी स्वस्थ रहना चाहिए। इसमें ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि केवल एक व्यक्ति का हित हो और बाकी सबका हानि हो। ठीक है, तो वन हेल्थ अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ वन्य जीवों के जो बाजार हैं, एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है, उसमें शिकारों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही जो वन्य जीव के जो बाजार हैं उस पर नियंत्रण किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें ग्रीन रोजगार को प्राथमिकता देना चाहिए, जिसमें व्यक्ति का जंगल से जुड़ा हो, व्यक्ति का जैव विविधता से जुड़ा हो, ताकि जो कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है, जिसमें व्यक्ति द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, शून्य हो जाता है, उस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जैव विविधता टारगेट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, ये जो विविध प्रकार के जो है जो योजनाएं
नियम और जो मिशन घोषित किए गए हैं उनको पालन करने की ज़रूरत है। इसमें जैव विविधता प्रबंधन समितियां, इसको याद रख लीजिएगा, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो क्षेत्रीय स्तर की सांविधिक निकाय है। ठीक है, यानी हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, उसमें जो स्थानीय स्तर पे जो जैव विविधता है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन समितियों की स्थापना करने पर बल दिया गया, जो क्षेत्रीय स्तर की सांविधिक निकाय होती हैं। ठीक है, इनकी संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा है और इनके द्वारा व्यापक जैव विविधता संरक्षण किया जाना संभव है। ठीक है, इसके तहत व्यक्तियों को साक्षरता भी दी जा सकती है जैव विविधता से संबंधित। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इकोसिस्टम इंटीग्रिटी की आवश्यकता है ताकि मानव जैव विविधता और पारिस्थितिकी को साथ लेके आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICCPR द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है? ठीक है, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, विवाह का अधिकार, अपने मूल देश में वापस लौटने का अधिकार, और डी क्या है, ICCPR द्वारा सभी अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, ये तीनों के तीनों अधिकार शामिल हैं। ये खबर इसलिए ली है क्योंकि पेज नंबर 14 में पॉलिटी और गवर्नेंस के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को UN के द्वारा अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 किसका? ICCPR का। ठीक है, ICCPR का अनुच्छेद 21, ना कि भारत का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ICCPR है क्या? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा है, अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं समझौता है, जिसे 1966 में UN जनरल असेंबली, UN महासभा ने अपनाया था और 1976 से पूरी दुनिया में लागू है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता है, जैसे कि जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, फेयर ट्रायल न्यायोचित प्रक्रिया का अधिकार। ठीक है, इसमें 173 से ज़्यादा देश शामिल हैं और इसमें पूरा एक पैकेज है जिसका एक भाग है। ठीक है, जैसे कि मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय बिल, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये मानव अधिकार के संबंध में बहुत सारे कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसके तहत ICCPR भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला कथन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग स्वस्थ जानवरों में बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। डेयरी क्षेत्र में एंटीबायोटिक का व्यापक दुरुपयोग देखा गया है। उपरोक्त कथन में सही कथन की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई नहीं। तो दोनों ये कथन सही है, जिसमें इसमें देख लेते हैं। अभी एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। संगठन ने इसने एक स्टडी की है जिसमें देखा गया है कि जो डेयरी क्षेत्र है उसमें जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हो रहा है, जो एक चिंता का कारक है। क्योंकि इससे होता क्या है, इससे एंटीबायोटिक्स जंतुओं से मानव तक पहुंच जाता है उनके दूध आदि के रूप में, और इससे व्यक्तियों में एक बीमारी देखी जाती है या एक प्रतिरोधक क्षमता देखी जाती है जिसको कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध पैदा हो जाएगा, जो एंटीबायोटिक को अप्रभावी बना देता है। ठीक है, अगर आंकड़ों के बारे में बात किया जाए तो भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है और 188 मिलियन टन जो है इसके द्वारा 2018-19 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन मंदिरों अथवा गुफाओं में हम नटराज की मूर्ति या उत्कीर्णन को पाते हैं? एलोरा की गुफा, बादामी की गुफा, घटेश्वर मंदिर, बरौली राजस्थान, चोलों के मंदिर। तो इसमें केवल 3, 4, 1, 2 व 3 की कोई नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, चारों के चारों जो हैं सही हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब ये क्यों लिया है, क्योंकि अभी हाल में ही नटराज की एक मूर्ति, नटेसा जिनको कहा जाता है, राजस्थान से बरौली जो हमने बात की, घटेश्वर मंदिर बरौली, वहाँ की जो एक मूर्ति थी नटराज की जिसको चुरा के ले जाया गया था, वो जो है अभी हाल में ही वापस आई है। ठीक है, और ये प्रतिहार वंश के शासकों की है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीआई या जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी, याद रखिएगा असत्य कथन। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत स्थापित किया गया है। यह भ्रष्टाचार और प्रमुख आपराधिक जांच से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह एक सांविधिक निकाय है। केंद्र सरकार केवल राज्य सरकार की सहमति से ही राज्य के किसी अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो है सी आंसर जो है गलत है, ये सांविधिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हेल्प जरूर मिली है 1947 के एक्ट के तहत, बट एक विशिष्ट सीबीआई एक्ट जो है अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, जिसके चलते ये सांविधिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये जो है आज के अखबार में आया है, ठीक है, जिसमें सीबीआई ने कहा है कि जय जेटली को केस, भ्रष्टाचार के केस में वो होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा सीबीआई के जो प्रमुख हैं मिस्टर राव की आलोचना की गई है क्योंकि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। ठीक है, अगला कथन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैप से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बालाबाग की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर और सूली सागर को जोड़ने वाली एक प्रमुख खाड़ी है। मलक्का की खाड़ी एक संकरी खाड़ी है जो प्रायद्वीपीय मलेशिया यानी पश्चिमी मलेशिया को इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा से जोड़ती है। ठीक है, इसमें दोनों कथन सत्य हैं, आप देख सकते हैं मैप में। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है बालाबाग खाड़ी है, छोटा सा यहाँ पे ये बालाबाग की खाड़ी जो सूलू सागर, ये रहा सूलू सागर और ये रहा दक्षिणी चीन सागर, इसको आपस में जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये जो है ये मलेशिया का पश्चिमी भाग है और ये जो है इंडोनेशिया है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक खाड़ी है। ये क्यों लिया है? क्योंकि आज के एडिटोरियल में मलेशियाई प्रधानमंत्री के बारे में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडो इस्लामिक शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली में वास्तविक मेहराब और वास्तविक गुंबदों की शुरुआत दिखाई देती है, जिसका प्रारंभिक उदाहरण कुतुब मीनार के निकट निर्मित अलाई दरवाजा है। इंडो इस्लामिक शैली में सजावटी बैकेट, छज्जे, त्रिभुजाकार अलंकरण आदि का प्रयोग भी हुआ है। छतरी, ऊंची मीनारों का प्रयोग भी भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, और ये इंडो इस्लामिक शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, देख सकते हैं अलाई दरवाजे का चित्र है ये। ठीक है, ये जो है ये जाली वगैरह का चित्र है जिसका प्रयोग इंडो इस्लामिक शैली में हुआ था। ठीक है, ये क्यों हमने लिया? क्योंकि पेज नंबर 1 में अयोध्या में मंदिर बनने के साथ ही एक मस्जिद भी बनने का प्रस्ताव है, जिसके लिए ट्रस्ट की स्थापना हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। चीन और रूस इसके सबसे बड़े शेयर धारक हैं। इसके द्वारा केवल ब्रिक्स देशों को ही ऋण दिया जाता है। सत्य कथन देखना है, तो दूसरा और तीसरा दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, जिसमें चीन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसमें सभी विकासशील देशों को ऋण दिया जाता है, चाहे वो एशिया के हों चाहे वो एशिया के बाहर हों। ठीक है, तो केवल एक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिया है? क्योंकि अभी हाल में ही ये AIIB में प्रपोज किया है कि जो है आर्थिक सहायता दी जाए भारत को। ठीक है, इस संबंध में अब इसका वो देख लेते हैं। AIIB क्या है? बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया और उसके बाहर आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी और जनवरी 2016 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और वर्तमान में इसमें 103 सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है। भारत की जो भागीदारी है वो 8.99% है और वो 7.5% मत धारण करता है। सबसे बड़ा अंशधारक चीन है, जिसका 32% हिस्सा है, और NIIF जो एक अवसंरचना विकास निधि है भारत की, उसमें भी इसके द्वारा निवेश किया गया है। ठीक है, अब पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचारों में उल्लिखित समुदाय और कहाँ पे हैं? कुर्द, बांग्लादेश, मधेशी, नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुर्द जो है वो टर्की, सीरिया वगैरह क्षेत्र में है, बांग्लादेश में नहीं है। ये पहला गलत हो जाएगा और ये दोनों कथन सही हैं। तो 2 और 3 सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कुर्द एक प्रमुख निर्जातीय समुदाय है जो तुर्की के दक्षिण पूर्व, सीरिया के उत्तर पूर्व और इराक के पश्चिमी इलाकों में रहता है। मधेशी जो है नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। और रोहिंग्या क्या है? एक प्रवासी अल्पसंख्यक मुस्लिम है जो म्यांमार के अराकान प्रांत से संबंधित हैं।
ठीक है। चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिजिटल डिवाइड को दूर करने और समावेशन के संदर्भ में किन प्रयासों को किया गया है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है, तो जो हमने बात की उसको आपको 250 शब्द 15 अंक में लिखना है। वर्तमान कोविड-19 के दौर में साइबर स्पेस के विस्तार के साथ जिस प्रकार साइबर सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ी हैं, उस पृष्ठभूमि में आवश्यक हो चला है कि साइबर स्पेस को केवल एक्सपर्ट्स पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए, विश्लेषण करें। ठीक है, तो जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया है उसको आप 250 शब्द 15 अंक में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। तब तक बने रहिए बायजूस आईएएस में। धन्यवाद।